आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री। हमारे ग्रुप में दो मेंबर्स हैं, मोहम्मद रयान जावेद टू रोल नंबर 233 532 एंड मोहम्मद वैफा में रोल नंबर 233 586। सर ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री पर सर बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। बाइनरी सर्च एक ऐसा एफिशिएंट सर्चिंग एल्गोरिथम है जिसके जरिए से हम एक टारगेटेड वैल्यू को सॉर्टेड लिस्ट या एरे में से फाइंड करते हैं। अब फाइंड के सेंस से कहते हैं जो हमारी टारगेटेड वैल्यू होती है उसको हम बिटेड एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। अगर हमें वो दोनों बराबर हो तो हमें वैल्यू मिल गई है। अगर वो उससे छोटी हो तो हम लेफ्ट साइड पे ट्री के अंदर मूव कर जाते हैं, और अगर वो उससे बड़ी हो तो हम राइट साइड पे मूव कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, इस बाइनरी सर्च ट्री के लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, डाटा जो है हमारे पास लिस्ट के अंदर वो हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, और जिस एरे के साथ हम वर्क कर रहे हैं वो इंडेक्सेस या लिस्ट में होना चाहिए। टाइम कम्प्लेक्सिटी की इसकी बात करें तो इसका बेस्ट केस बिग ओ ऑफ 1 होता है। एवरेज केस और फर्स्ट केस दोनों बिग ओ ऑफ लॉग ऑफ एन होते हैं। अगर जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्री है। ठीक है, 10 से बड़ी वैल्यू हमारे पास 12 है। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको राइट साइड पर मूव करके राइट साइड पे लिख दिया। अगर 12 से बड़ी है तो हम उसको 20 12 से बड़ी है तो हमने उसको राइट साइड पे लिख दिया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या है। अब जैसे कि हमारे पास ये एक ट्री है तो इसके कितने मैक्सिमम सब ट्री हो सकते हैं, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं CN = 1/n+1 to n ओवर एन, वेयर 2n का फैक्टोरियल ओवर n+1 का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल। अब फर्ज करें जो हमारे पास n है वो नंबर ऑफ कीज है। अब फर्ज करें हमारे पास कीज 3 दी हुई है, हमने जो फाइंड करनी है, तो हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके देख सकते हैं 2n/CN = 1/n+1 2 + 3, तो हमारे पास 5 सब ट्रीज आते हैं। यानी कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास 3 हो तो हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके उसके मैक्सिमम सब ट्री फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एन ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री। ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री इज a special type of binary tree designed to minimize the expected search cost when different keys are searched with different frequencies. इन नॉर्मल बाइनरी सर्च ट्री जो था उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं ना वो सारी उनकी फ्रीक्वेंसीज बराबर हैं। ठीक है, और उनको एक जैसा हम ट्रीट करते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता। सम कीज आर सर्च मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर्स। ठीक है, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च क्या कहता है, जो वैल्यूज हमारी जो सबसे ज्यादा एग्जीक्यूट होती हैं उनको वो टॉप पे रख देता है ताकि हमारे पास जो सर्च की कॉस्ट है वो कम से कम है, और जो हमारे पास जो वैल्यूज हमारे पास कम से कम यूज होती हैं उनको वो सबसे ज्यादा रूट के अंदर मतलब डेप्थ के अंदर उनके ज्यादा सबसे एंड पे रखते हैं ताकि हमारी जो सर्च कॉस्ट है उसको हम एफिशिएंट बना सकें। इनको एक रियल वर्ड एग्जांपल के साथ देखे दे रहे हैं, जैसे कि हमारी डिक्शनरी के अंदर वर्ड दी हो गया, एंड हो गया, ए हो गया, ये फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री क्या करेगा, इनको टॉप पे रखेगा ताकि जैसे ही कोई इंडेक्सेस हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो वो जल्दी से फाइंड हो सके और कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो सके। अब हम प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो प्रॉब्लम है ना, हमें एक प्रॉब्लम दी गई है, इस सॉर्टेड सेट ऑफ एन डिजिट कीज दी हुई है हमें। ठीक है, फॉर ईच की आई इज ए सक्सेसफुल सर्च प्रोबेबिलिटी for value not in the tree, dummy keys D0, D1, Dn. Each dummy key Di has an unsuccessful search probability. अब ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, हमारे पास जो एक एल्गोरिथम होता है इसमें हमें कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, हमारे पास n डिस्टिंक्ट कीज होती हैं। ठीक है, सक्सेसफुल सर्च प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास। सक्सेसफुल सर्च प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि हमारे पास एक वैल्यू है। ठीक है, वो हमने ट्री के अंदर अगर मौजूद है, मतलब हमने ट्री के अंदर कोई वैल्यू सर्च करना चाहते हैं और वो ट्री के अंदर मौजूद है तो उसे हम कहते हैं सक्सेसफुल सर्च। ठीक है, और जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी उसे हम कहेंगे सक्सेसफुल सर्च प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और जो वैल्यूज हमारे पास ट्री के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, उनको हम कहते हैं डमी कीज। ठीक है, और जो उन डमी कीज जो उन अनसक्सेसफुल सर्च की मतलब जो हमारे सर्च किया था और हमें वैल्यू नहीं मिली उसको हम अनसक्सेसफुल सर्च कहते हैं, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम अनसक्सेसफुल सर्च प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, क्या हमने बाइनरी सर्च ट्री बनाना है दैट मिनिमाइज द एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट। अब हम कुछ चीज़ें एजम्पशन लेते हैं। एजम्पशन और कंस्ट्रेंट है कि कीज आर ऑलरेडी सॉर्टेड, मतलब जो हमारे पास कीज हैं ट्री के अंदर, और मतलब जो हमें कीज दी गई हैं कि जो हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास सॉर्टेड है। ईच सर्च इज आइदर सक्सेसफुल सर्च अनसक्सेसफुल सर्च, मतलब जो हम सर्च करेंगे या तो वो अनसक्सेसफुल होगी या अनसक्सेसफुल होगी, मतलब जो हम वैल्यू कीज को ढूंढना चाह रहे हैं अपने ट्री के अंदर वो या तो मिल देंगे हमें या नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो हमें मिल देंगे उनको फाइंड से की आई को इक्वल कर देंगे, और जो हमारे पास अनसक्सेसफुल होंगे वो हमारे पास डमी की बन जाएगी।
जो हमारे पास सर्च कॉस्ट है ना, वो हमारे पास होती है इक्वल टू डेप्थ ऑफ नोड प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी, मतलब हमारे पास जो हमारे पास हम वैल्यूज ढूंढना चाह रहे हैं, जो हमारे पास सक्सेसफुल सर्च है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, और जो हमारे पास अनसक्सेसफुल सर्च है उसकी प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वो हमेशा वन आनी चाहिए। ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है। अब सक्सेसफुल सर्च की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सक्सेसफुल सर्च ही होती है कि जो वैल्यू हम ढूंढना चाह रहे हैं अपने एल्गोरिथम के अंदर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो सक्सेसफुल सर्च होगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि आठ आठ है हमारे पास, आठ ऑलरेडी मौजूद है, फाउंड फाउंड लिखा हुआ आ गया, मतलब हमारी एरे के अंदर मौजूद है। तो ये सक्सेसफुल सर्च है। अनसक्सेसफुल सर्च क्या होगी, जैसे हमारे पास सात है, सात अभी एरे के अंदर आपके पास जो सॉर्टेड एरे दी हुई है इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो ये हमारी अनसक्सेसफुल सर्च है। इसको जो है बाइनरी सर्च ट्री, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री और डमी की के थ्रू, डमी की मतलब फर्ज करता है। अब फर्ज करें हमारे पास दो कीज हैं ए एंड बी। ठीक है, विद ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए जो है हमारा वो बी से बड़ा है। ठीक है, सक्सेसफुल सर्च की प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास, मतलब ए की जो हमारे पास सक्सेसफुल सर्च की प्रोबेबिलिटी है वो है 0.7, और जो हमारे पास बी की है वो 0.3 है। ठीक है, जो हमारे पास अनसक्सेसफुल सर्च है, मतलब ई जीरो हो गया, ई वन हो गया, ई टू हो गया, ये हमारे पास मौजूद नहीं है। इनकी प्रोबेबिलिटी है ई जीरो की है हमारे पास 0.1, ई वन की है 0.1, और ई टू की है 0.1। ठीक है, अब हम इनके एक्सपेक्टेड कॉस्ट फाइंड करेंगे कि इनकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या आती है। अब जो डेप्थ है ना, डेप्थ होता है कि हमारे ये कितने नोड, हम कितना नीचे जा रहे हैं इसमें। ठीक है, जो ए की डेप्थ है वो वन है क्योंकि ये टॉप मोस्ट है। जो बी है, बी उसके बाद ए के बाद है, तो इसकी डेप्थ टू है। ठीक है, और जो हमारे पास ई जीरो ई वन है इनकी डेप्थ थ्री है। अब एक्सपेक्टेड कॉस्ट हम किस तरह से निकालते हैं, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है सक्सेसफुल सर्च की, उसको मतलब सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके डेप्थ के साथ। अब फर्ज करें ए हमारे पास, ए की प्रोबेबिलिटी है 0.7। ठीक है, इसकी डेप्थ है 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई के 0.1 ऐड ऐड करते जाएंगे हम बाकी सबको। ठीक है, अब बी है, बी की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है 0.7 सक्सेसफुल सर्च की, क्योंकि ये हमारे पास मौजूद है एरे के अंदर। इसको डेप्थ क्या है, डेप्थ हमारे पास 2 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह हमारे पास जो सारी एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू, एक्सपेक्टेड कॉस्ट वैल्यू आ जाएगी वो 2.1 है। ठीक है, अब ये एक सब ट्री हो गया। अब फर्ज करें एक और सब ट्री, मतलब जो हमने एक ऑप्टिमल बाइनरी सब ट्री बना रहे थे, मतलब प्रॉपर ट्री, ये हमारे पास दूसरा सब ट्री बनता है। इस सब ट्री के अंदर बी जो है, ठीक है, वो बी जो है वो ए से बड़ा है। ठीक है, बी हमारे पास 1 है, मतलब बी हमारे पास टॉप मोस्ट वैल्यू है, और डेप्थ हमारे पास बी की 1 है। ठीक है, अब हम इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट उसी फॉर्मूले के थ्रू मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। ठीक है, अब इसकी आप जैसे कि देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो 2.5 आ रही है। तो ट्री वन की जो है हमारे पास एक्सपेक्टेड कॉस्ट 2.1 थी, जैसे कि आप ये करके देख सकते हैं कि 2.1 थी। तो अगर हम इसको कंपेयर करें 2.5 के साथ, तो 2.1 के हमारे पास एक्सपेक्टेड कॉस्ट हमारी है। तो ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री फॉर फॉर ए बी इज ट्री वन, मतलब हमारे पास जो इन दोनों में से ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री आ जाएगा वो वन आ जाएगा। ठीक है, अब एल्गोरिथम को डिजाइन और करेक्टनेस, हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि हम इसको बनाते किस तरह से, ये तो हम यूं कर सकते हैं ना। अब सवाल ये है कि हम हर दफ़ा मैनुअली मैनुअली ट्रीज बनाते रहें, चेक करते रहें कि हमारा एल्गोरिथम कैसे डिज़ाइन करेंगे। अब फर्ज हमने एल्गोरिथम डिज़ाइन किस तरह से करना है। ठीक है, हमें मिनिमम एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट चाहिए होती है, जिसका फार्मूला ये आपको दिया होगा। ठीक है, डेप्थ के आई प्लस 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई डेप्थ, डमी वैल्यू प्लस 1, और जो अनसक्सेसफुल सर्च है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले के थ्रू हम दोनों में से मिनिमम एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं बाय सिंपल अप्रोचेस पे। ठीक है, जो सिंपल तरीके यहाँ फेल इस वजह से होते हैं कि ट्री की हाइट कम करने से ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कॉस्ट कम हो जाए। ठीक है, जो ग्रीडी अप्रोच है उससे ग्रीडी अप्रोच का सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाली की को रूट बना दो, मतलब भाई हमेशा ऑप्टिमल जो रिजल्ट है, ऑप्टिमल जो हमारे पास रिजल्ट है वो ग्रीडी सर्च के थ्रू भी हमें नहीं मिल सकता। और हर मुमकिन ट्री को चेक करना ब्रूट फोर्स के थ्रू बहुत स्लो है, मतलब अगर हम ब्रूट फोर्स टेक्निक लगाएं, मतलब हर एक ट्री बनाते जाएं बनाते जाएं बनाते जाएं और उसको कैलकुलेट करते जाएं, तो वो बहुत बहुत लंबा प्रोसेस है। इसलिए हम यहाँ पर डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। अच्छा, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, ये हमारे डायनेमिक डायनेमिक प्रोग्रामिंग की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करने की पहली वजह ऑप्टिमल स्ट्रक्चर है। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक बड़ा ट्री है उसको हम छोटे ट्रीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और छोटे ट्रीज के थ्रू हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, मतलब जो जो हमारे पास सब ट्री आया, ठीक है, हम उसकी पहले मिनिमम कॉस्ट फाइंड करें। ठीक है, मतलब उसके अंदर मिनिमम कॉस्ट जो हमारे सब ट्री की आ रही है, मतलब अगर हम सब ट्रीज को मिनिमम कॉस्ट फाइंड करते जाएं, ठीक है, तो उसके थ्रू हम अपने ऑप्टिमल जो हमारा सब ट्री है वो हमेशा ऑप्टिमल होना चाहिए। मतलब
हमारे सर्च ट्री जो सब ट्रीज है वो हमेशा ऑप्टिमल होने चाहिए, और उसके थ्रू हम ऐसे बैक ट्रैक करते जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं वाई डायनेमिक प्रोग्रामिंग। हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की यूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहली वजह है, जैसे मैंने आपको बताया, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। मतलब जो हमारे पास जो सब ट्रीज हैं वो हमेशा ऑप्टिमल होने चाहिए, और उनको हम कंबाइन करके, मतलब सबसे पहले हम जो सब ट्रीज हैं उनको ऑप्टिमल बनाएं, और उनको कंबाइन करके हमारे पास जो मेन ट्री है उसको हम ऑप्टिमल बना सकते हैं। ठीक है। दूसरी वजह है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। जब हम डिफरेंट रूट्स ट्राई करते हैं तो वही सेम रेंज बार बार कैलकुलेट होती है, बजाय इसके कि उन्हें बार बार कंप्यूट करें, हम उन रिजल्ट को स्टोर कर लेते हैं ताकि एल्गोरिथम को फास्ट हो जाए। ठीक है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सब प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं ई ऑफ आई जे से। इसका मतलब है कि कीज आई से जे तक ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री बनाने की एक्सपेक्टेड कॉस्ट। बेस केस में अगर कोई की ना हो तो कॉस्ट सिर्फ उस जमी की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है। वेव फंक्शन क्या होता है हमारे पास? वेव फंक्शन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम एक वेव फंक्शन बनाते हैं, डब्ल्यू आई जे यूज करते हैं। ठीक है, ये डब्ल्यू आई जे दिया हुआ। ठीक है। यूज करते हैं, ये आई से जे तक की तमाम सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटीज का सम होता है। मतलब जितनी भी आपकी सक्सेसफुल सर्चेज हैं उनका सम, उन सक्सेसफुल सर्चेज और अनसक्सेसफुल सर्चेज दोनों का सम जो है वो हमारे पास वेव फंक्शन के अंदर स्टोर कर जाते हैं। इसे अलग से स्टोर करने का मकसद ये है कि हमें बार बार प्रोबेबिलिटी को प्लस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। रिकर्सिव कॉस्ट फार्मूला। रिकर्सिव कॉस्ट फार्मूला क्या होता है? ये हमारा मेन फार्मूला है। अगर हम के आर को रूट बनाते हैं, ठीक है, तो कॉस्ट बराबर होगी लेफ्ट सब ट्री की कॉस्ट प्लस राइट सब ट्री की कॉस्ट प्लस वेट ऑफ करंट रेंज। अगर हम इन तीनों चीज़ों को ऐड करें, ये हमारे पास है लेफ्ट सब ट्री की कॉस्ट, ये हमारे पास है राइट सब ट्री की कॉस्ट, और ये हमारे पास वे फंक्शन हो गया। अगर हम इन तीनों को ऐड ऐड कर लेंगे तो हम रिकर्सिव, ये हमारा रिकर्सिव कॉस्ट फार्मूला बन जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल रिकरेंस की। मतलब जो फाइनल हमारा फार्मूला है वो क्या बनेगा? तो फाइनल इक्वेशन ये बनती है कि हम आई से जे रेंज में हर मुमकिन रूट को ट्राई करते हैं। जिस रूट से कॉस्ट मिनिमम आती है हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। अब ये देखें, अब कोई एक हमारे पास मेन प्रॉब्लम थी। ठीक है। हमारे पास C0 I0 प्लस CI1 और C13 है। ठीक है। अब हमने इस सब ट्री के अंदर चले गए, C13 के अंदर। इसके अंदर हमने मिनिमम कॉस्ट फाइंड करी। अब जैसे इसके अंदर 2 3 है, हम इस सब ट्री के अंदर चले जाएंगे। इससे हम ऑप्टिमल मिनिमम कॉस्ट को फाइंड करते हैं, उसे बैक ट्रैक करते हुए हम ई ऑफ आई जे के अंदर स्टोर कराते जाएंगे। इस तरह से हमारा डायनामिक प्रोग्रामिंग का ये कंप्लीट फार्मूला बन जाता है, जिसके थ्रू हम ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री को कैलकुलेट कर देंगे, मतलब ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे। इससे आगे आपको रयान बयान करेंगे कि क्या हो रहा है हमारी आगे, मतलब फार्मूला और एल्गोरिथम और डायग्राम कैसे रन हो रहा है। So, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Rayan. My roll number is 233532. So, Muhammad, we have covered the topic of OBST basic cover, and उन्होंने सारा कवर किया, डेफिनेशन बताई, आपको रिकर्शन रिलेशन क्या होता है वो बताया, और हम कॉस्ट कैसे सर्च करते हैं वो बताई, और हम हमें क्या चीज़ ज़रूरत होती है, हम क्यों ओबीएसटी की तरफ जाते हैं और क्यों हमें ओबीएसटी की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस तरह आपने बाइनरी देखा, हमारे पास एक अगर कीज है उसकी मल्टीपल बाइनरी हो सकती हैं। तो हमें वैफ ने बताया कि मल्टीपल बाइनरी ट्रीज हैं। तो उस बाइनरी ट्रीज में से हमने कौन सा बाइनरी ट्री हमने सेलेक्ट करना है कि जो हमें ऑप्टिमल आंसर दे। अब उस ऑप्टिमल आंसर के अंदर हमने क्या आंसर करना है कि जो कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट सबसे कम हो। अब उस कॉस्ट को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं? अब इतने सारे हमारे पास ट्रीज होंगे, एक ट्रीज तो नहीं होगा। अगर फर्ज करो हमारे पास थ्री कीज है, तो उसके मल्टीपल बाइनरी सर्च ट्रीज हो सकते हैं। अब पहले तो हमने फाइंड करना है कि कौन सा, जाहिर सी बात है, जिसके नंबर ऑफ लेवल्स कम होंगे उसके हिसाब से हमें उसका मिनिमम सर्च होगी। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, हमने वो भी फाइंड करना है जिसकी कॉस्ट सबसे कम हो। तो हमने उसका रिलेशन पीछे देखा, मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ थोड़ा सा। हमने सक्सेसफुल देखा, सक्सेसफुल बाइनरी सर्च ट्री देखा। देन हमने देखा कॉस्ट ऑफ सर्च कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय ईच लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी प्लस डेमी की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं उसके लेवल के साथ। अच्छा, हमने आगे देखा कि हम रिकर्सिव अप्रोच कौन सी यूज करते हैं, यानी हमें अगर एक कीज है हमारे पास, उसकी हमने एक कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हम डायनामिक अप्रोच इसमें ये होती है कि हम अगर एक कीज के दरमियान रूट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये सॉरी कॉस्ट फाइंड करना चाह रहे हैं,
तो हम उसको मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देंगे। अब उस प्रॉब्लम में क्या होगा कि हम छोटी प्रॉब्लम का जो आंसर है उस बड़े वाली जो हमारी प्रॉब्लम उसमें ऐड करेंगे, फिर उस बड़ी वाली प्रॉब्लम से हम जो अब असल आंसर है हम वो फाइंड करते जाएंगे। तो ये हमारे पास रिकर्सिवली हमारे पास चीजें चलती रहती हैं। अब इसमें हम डायनामिक अप्रोच यूज करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं ऑप्टिमल बीएसटी एल्गोरिथम ओवरव्यू की तरफ। अभी इसके अंदर हमें आपको स्क्रीन शेयर होगी मेरे ख्याल में। ऑप्टिमल बीएसटी के अंदर हमें पी क्यू और एन हमारे पास आर्ग्यूमेंट है। पी हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्च, सक्सेसफुल सर्च, और क्यू हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेसफुल सर्च। एंड एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ कीज जो हमने यूज करनी है। जिसे जिसे हमने लेट हमारे पास 4 कीज है तो 4 कीज का ट्री बनेगा, 3 कीज है तो 3 कीज का ट्री बनेगा, 2 कीज है 2 कीज का ट्री बनेगा। तो हमें टोटल नंबर ऑफ एन कितने हैं। अच्छा, हम अब हमारे पास इसमें 3 टेबल बनेंगे। एक टेबल में हम क्या फाइंड करेंगे, जो कॉस्ट है वो फाइंड करेंगे। टेबल 2 के अंदर वेट फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल सर्च प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेसफुल सर्च। और टेबल 3 के अंदर हम क्या लिखेंगे, रूट लिखते जाएंगे। यानी अगर हमने कॉस्ट निकाली, अब मल्टीपल ट्रीज हैं तो हर ट्री में अगर मैं कॉस्ट फाइंड कर रहा हूँ 1 से 2 तक, फर्ज करें लेट कर लें मेरे पास 5 नंबर की मेरे पास कीज हैं। तो मैंने अगर कॉस्ट फाइंड करनी है 1 से लेकर 5 तक, तो जाहिर सी बात है मैंने उसे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करूंगा। और हर प्रॉब्लम में मैं जाहिर सी बात है 4 से लेकर 5 तक मैं कोस फाइंड कर सकता हूँ, 3 से 4 तक फाइंड कर सकता हूँ, 3 से 5 तक कर, यानी मल्टीपल हम मेरे पास कोस्ट आएंगे। तो हर कोस्ट के मुताबिक मैं हर की क्या कोस्ट फाइंड करता रहूंगा। अब उस कोस्ट में मुझे हर एक रूट मिलेगा। अब उस रूट को मैं उसका टेबल बनाऊंगा और उसमें रूट को उसको मैं सेव करता जाऊंगा। तो जो हम चलते हैं, हमारे पास जो पहली लूप है वो आई से स्टार्ट होती है n+1। अब n+1 तक क्यों जाती है, हमारे पास जो सक्सेसफुल सर्च है अगर हमारे पास वो 5 हैं और अनसक्सेसफुल सर्च हमारे पास क्या होंगे, n+1 होंगे। यानी अगर हमारे पास कीज हमारे पास 5 है तो इसका मतलब हमारे पास सक्सेसफुल सर्च हमारे पास 5 है और अनसक्सेसफुल सर्च हमारे पास क्या होंगे, n+1 होंगे। ये रूल है। और i इज इक्वल टू 1 to n+1 करेंगे। अब e हमारे पास क्या है, वो कह रहा है e हमारे पास 1 है, 1 - 1, 1 - 1, e क्या हो गया, 1 0 पे स्टोर करवा दो qi-1। लेट्स सी। अच्छा, अब हमारे पास ये कीज है टोटल। हम इसका ड्राई रन देखते हैं अभी। इनपुट डाटा हमारे पास ये है, 0,15, 0,1, 0,05, 0.1, 0.2। डमी कीज हमारे पास 0.05 है, 0.1 है, 0.05 है, 0.05 एंड 0.1। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 5 है, और डमी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 6 है। अब ये देखें, अब हमने इसका पहला स्टेप जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो कह रहा है कि लूप कहाँ तक चलेगी, n+1 तक चलेगी। अब ये हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, यानी कॉस्ट कितनी आएगी। अब लेट करें कि हमारे पास E1 है और n+1 तक जा रहा है। अब i हमारे पास 1 है, 1i-1, 1 0 पे आप स्टोर करवा दो क्या चीज, Q1 - 1। अब Q1 क्या है हमारे पास, Q1 में से 1 Q क्या हो जाएगा, 0। अब Q0 हमारे पास क्या है, Q0 हमारे पास है 0.05। वो हम स्टोर करवा देंगे किसके अंदर, 1 E10 पे, यानी ई टेबल के अंदर 1 0 पे हम क्या चीज स्टोर करवा देंगे, Q0 को स्टोर करवा देंगे। अच्छा, इस तरह डब्ल्यू, अब नेक्स्ट आएंगे। अब डब्ल्यू, अब वेट को जो वेट सम है हम वो स्टोर करवाएंगे। अब वेट सम में हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हमने एक्सपेक्टेड कॉस्ट के लिए किया। 1 रो और 0 कॉलम के अंदर क्या स्टोर करवाएंगे, क्योंकि Q0 को। अब Q0 हमारे पास क्या है, 0.05 है। ये हमारे पास वेट सम आ गया। तो हम ये लूप चला क्यों रहे हैं, ये लूप हमें फर्स्टली इनिशियलाइज कर देगी चीजों को। यानी फर्स्ट जो डायगोनल वैल्यूज हैं वो उनको, और फर्स्ट जो डायगोनल वैल्यू है क्या नाम है, वेट सम है, उसको इनिशियलाइज कर देगी। ये लूप ये काम करेगी। लेट्स सी, अब आपने देखा कि हमने 0.05 को हमने स्टोर करवाया एक्सपेक्टेड कॉस्ट के अंदर, 0.05 को स्टोर करवाया वेट सम के अंदर। अब जैसे ही आई इज इक्वल टू 2 होता है, तो जिस तरह आपने अब देखा आई इज इक्वल टू 2 होगा। जैसे 2 होगा तो हमारी जाहिर सी बात है ई आई 2, और यानी 2 रोज i-1, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो 2 1 पे आप क्या स्टोर करवा दो, QI-1। अब i-1 क्या है, 2 के अंदर एक माइनस करो,
Q1। अब Q1 पे हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है वो 0.1 है। 0.1 को स्टोर करवा दिए हमने 0.100। जीरो पॉइंट टोटल कितना है 0.100। अब 0.10 को हमने किस में स्टोर करवाया 2 1 पे। इसी तरह हमने वेट सम उसको भी हमने 0.10 उसको स्टोर करवा दिया 2 1 की लोकेशन पे। वेट सम के टेबल में 2 1 की लोकेशन पे हमने 0 1 को स्टोर करवा दिया। अब इसी तरह जैसे ही लूप चलती जाएगी हमारे पास ही डायगोनल में स्टोर होती जाएंगी। अब आई हमारे पास अगले अगले स्टेप में आते हैं। जैसे हमारे पास आई इज इक्वल टू 3 हो जाता है, इसी तरह आई 3 हो जाएगा, यानी 3 रो हो जाएगी। अब कॉलम कौन सा होगा, अब कॉलम 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कॉलम हमारे पास क्या होगा 2, यानी 3 रो और 2 कॉलम। और हमारे पास क्यू की वैल्यू कौन सी स्टोर करवाएंगे, क्यू आई क्या था 3 था। क्यू 3 के अंदर जब हम 1 माइनस करते हैं तो 2 आता है। क्यू टू की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 पॉइंट। क्यू टू की वैल्यू 0 1 2। अब 2 की वैल्यू क्या है 0.05। ये हम स्टोर करवा देंगे इस जगह पे 3 और 2 की लोकेशन पे। इसी तरह वेट्स हम इस तरह ही काउंट करेंगे या भी पेस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट जब लूप 3 होगी, जब लूप 5 होगी, लूप 4 होगी, इसी तरह ये n+1 तक चलता जाएगा और ये डायगोनल में चीजें स्टोर होती जाएंगी। अब ये देखें, अब जब लूप n+1 यानी 6 होगी तो 6 एक्सपेक्टेड कॉस्ट की जो टेबल है उसके अंदर 6 लोकेशन यानी 6 रो और 5th लोकेशन पे हमने क्या स्टोर करवाना है क्यू की वैल्यू 5। और क्यू की वैल्यू 5 क्या है हमारे पास 0.1। हमने ये स्टोर यहाँ करवा दी। अब इस तरह वेट सम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमने एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे, क्योंकि हमारे पास एल्गोरिदम हमें ये बता रहा है कि हम जो पहला एल्गोरिदम है जो सॉरी पहली रो है सॉरी हम जो पहली हमारे पास लूप है वो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट, अभी हमारे एल्गोरिदम का है दूसरा पार्ट जिसके अंदर हम लेंथ लेंगे। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो हम कोस्ट ले रहे हैं अपनी वो एक यानी अगर मुझे कोस्ट चाहिए अपनी कीज की तो यानी मैं एक से ले फर्स्ट को मेरे पास 5 कीज हैं, एक से लेकर 5 तक कीज हैं। मैं एक को 5 तक कीज में डायरेक्ट तो फाइंड नहीं कर सकता, इसलिए अब मैं फाइंड करना चाहूंगा 2 से 3 की कॉस्ट भी फाइंड कर सकता हूँ, यानी 2 से 3 की कॉस्ट कितनी होगी। फिर मैं फाइंड करूंगा 3 से 4 की कॉस्ट कितनी होगी, तो इसी तरह मल्टीपल हमारे पास कॉस्ट हो जाएंगी। अब इसमें हम फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लूप हमारे पास एल इज इक्वल टू 1। एल हमारे पास क्या है 1, और ये कहाँ तक चलेगी एन तक चलेगी जितना हमारे पास कीज होंगी। आगे आ जाते हैं हम। आगे में हम जैसे आते हैं तो आई इज इक्वल टू 1 है। अब आई इज इक्वल टू 1, अब एन माइनस एल। एल हमारे पास क्या हो गया, एल क्या था 1 था। एन माइनस एल के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करनी है, तो इसका मतलब एन के अंदर एन एल गया क्या आ गया, एल 1 था, एन 5 था, 5 में से 1 गया 4, 4 प्लस 1 क्या हुआ 5। इसका मतलब हमारी जो आई की वैल्यू चलेगी फर्स्ट आइट्रेट में वो कहां तक चलेगी 5 तक चलेगी। आगे चलें। अब j इज इक्वल टू आई प्लस 1 - 1 हो गया। अब j के अंदर हमारे पास क्या स्टोर होगा, आई आई क्या था हमारे पास 1 था, प्लस एल एल क्या था 1 था, माइनस एल आई प्लस एल 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जे की वैल्यू जो हमारे पास चलेगी 1 तक चलेगी। आगे आ जाए। अब आगे जैसे आते हैं तो हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट का जो आई और जे का टेबल है उसके अंदर हम क्या स्टोर करवा रहे हैं कि आई और जे की, यानी आई और जे क्या है हमारे पास 1 1, यानी रो फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट की लोकेशन पे आप इन्फिनिटी स्टोर करवा दो। अब हम इन्फिनिटी स्टोर क्यों करवाते हैं, अब हमारे पास अब हम हमें ये नहीं पता होता कि हमारे पास जो अगली नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेक्टेड कॉस्ट आएगी वो कितनी होगी। तो हम इसे इनिशियलाइज इन्फिनिटी कर देते हैं। इन्फिनिटी में कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, इन मल्टीपल 10,000 ले सकते हैं, 40,000 लेते हैं, 30,000 ले सकते हैं। इन मल्टीपल आप जितना एक्सपेक्टेड मैक्सिमम नंबर आप ले सकते हैं। लेट मैं ले लेता हूँ 40,000। अच्छा, अब हम डब्ल्यू डब्ल्यू आई और जे, यानी डब्ल्यू हमारे पास क्या वेट सम के टेबल में वो ये कहना चाह रहा है कि आई j-1। अब j-1 क्या है, जे माइनस हमारे पास क्या था, जे हमारे पास क्या था सॉरी 1 था, 1 में से 1 गया 0। आई 1 और जे हमारे जे किसकी लोकेशन पे आ गया 0। इसका मतलब आपने वेट सम के टेबल में देखना आई और 0 पे जो वैल्यू पड़ी है वो क्या है 0.50 है। ओके हो गया। इसके बाद अब पी और जे, अब पी और
जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल सर्च आपने देखनी है जे। अब जे हमारे पास क्या है, वन, यानी प्रोबेबिलिटी सच हमारे पास है 0.15। तो 0.15 प्लस 0.050, ओके। अब हमारे पास लास्ट क्या रह गया, क्यू जे रह गया। इसी तरह अब आपने जब क्यू जे जे आपके पास क्या है, वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेसफुल सर्च। अब हमारे पास जो डमी प्रोबेबिलिटी सर्च हो रही है वो हमारे पास जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0.1, ओके। 0.1 प्लस 0.15 प्लस एंड 0.05, देन हमने ये स्टोर किया। ये जैसे हमने इनका सम लिया तो आप देख सकते हैं इसका सम, पी जे का सम, और डब्ल्यू जिसके अंदर जे माइनस वन आ रहा है, इसका सम किसके बराबर हुआ हमारे पास, 0.30 के। आप खुद काउंट कर सके करके दे सकते हैं कि 0.3 आंसर आएगा। इसको हमने स्टोर करवा दिया डब्ल्यू आई ऑफ जे के कॉल, जे के टेबल में, वन और वन की लोकेशन पे। आगे चलें। अब नेक्स्ट लूप उसके अंदर एक और स्टार्ट होती है जिसमें वो कहता है आर इज इक्वल टू आई टू जे। आर आई हमारे पास क्या है, वन है। जे हमारे पास क्या है, वन, यानी वन को वन तक हम चला रहे हैं। अब आगे देखें। अब यहाँ असल चीज आएगी रिकर्सिव। रिकर्सिव चीज यहाँ से स्टार्ट होती है जिसमें वो कोर्स यानी छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ी प्रॉब्लम में यूज करता है। अब फिलहाल तो अभी वो वन से वन तक चला रहा है, लेकिन जब ये वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है ये रिकर्सिव अपने अंदर इधर लूप चलेगी और चेक करेगा कि कौन सी वैल्यू छोटी है, उसके मुताबिक एडजस्ट करेगा। आगे देखते हैं वो कैसे काम करता है। अब हमारे पास ये हमारे पास टेबल है, आई आर माइनस वन, आर हमारे पास क्या है, वन है। आई वन माइनस आई आर माइनस वन, सॉरी, इसका मतलब कि वन और जीरो, यानी एक्सपेक्टेड कॉस्ट के टेबल में देखो कि आई रो वन और कॉलम जीरो के में आपके पास जो वैल्यू पड़ी है उसको प्लस कर दो। किसके साथ प्लस करना है, ई आर प्लस वन जे, यानी एक्सपेक्टेड कॉस्ट के जो पहले टू डायगोनल में जो पहले टू रो जो टू वैल्यूज होंगी ना, हमने उसको प्लस करना है किसके साथ, आई जे के साथ। तो किसके, आई जे के साथ, डब्ल्यू के। डब्ल्यू हमारे पास क्या है, वेट सम। अब आई जे की वैल्यू क्या है, वन वन, यानी वन वन पे जो वैल्यू पड़ी है 0.300, इसको आपने किसके साथ प्लस करना है, इसके साथ प्लस करना है। हम्म, अब आपने इन दो वैल्यू को लेना है, इसको और इसको, और इसके साथ और इसको, इन तीन वैल्यू को का आपने करना है प्लस करना है। जैसे ही आप प्लस करते हैं तो आपने किसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देनी है, टी के अंदर वैल्यू स्टोर करा देनी है। जैसे वो टी के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, आगे आएंगे, इफ इफ कंडीशन चलेगी। अब आप ये देखिए कि हमने ई और आई जे की वैल्यू हमने क्या इनिशियलाइज की थी, फर्स्ट पे हमने इनिशियलाइज की थी इंफिनिटी। इंफिनिटी तो लामहदूद नंबर होते हैं, लेकिन हमारे पास टी की वैल्यू क्या आई, 0.45। वो कैसी आई, 0.05 को हमने ऐड किया, 0.100 को ऐड किया, एंड 0.30 को ऐड किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 0.45। अब 0.45 को हमने टी के अंदर स्टोर कर दिया। आगे आए, हमने क्या, टी लेस देन हुआ ई ऑफ आई जे के साथ, यस, 0.45 लेस देन है इंफिनिटी से, तो हमने क्या कहा कि टी को स्टोर करवा दो ई ऑफ आई जे की लोकेशन पे। आई जे क्या है, वन वन, वन वन की लोकेशन पे आप क्या स्टोर करवा दो, टी को स्टोर करवा दो जो कि है 0.45। हमने वो स्टोर करवा दिया। अब हम साथ के साथ जब हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं उसके साथ हम वेट सम भी फाइंड कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम एक रूट टेबल बनाएंगे जो हमें रूट बताता जाएगा कि फला आप जो कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं इसका रूट क्या होगा। अच्छा, अब हमने आई जे की लोकेशन पे क्या स्टोर करवाना है, टी स्टोर करवाना है। रूट आई जे पे क्या होगा, आर हो जाए, आर हमारे पास क्या है, यानी वन, हमारा रूट क्या होगा, वन होगा। आगे चलें। अब आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट में वैल्यू क्या स्टोर हुई, एक्सपेक्टेड कॉस्ट के 0.450, ये वैल्यू स्टोर हुई। इसी तरह अब आप रूट आई जे में देख सकते हैं हमने रूट क्या स्टोर करवाया, वन स्टोर करवाया। इसी अब मैं बैक आता हूँ, जैसे मैं देखता हूँ कि आर हमारे पास तो वन ही था, वो तो जे तक चलना था। जैसे वो जे तक, जे भी हमारे पास वन था, तो पीछे चला जाएगा, यानी लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब फिर पीछे आता है, फिर वो देखता है कि आर जो सॉरी हमारे पास आई था वो कहाँ तक चलना था, फाइव तक चलना था, फाइव तक चलना था। अब हमारे पास आई हो जाएगा टू। जैसे वो टू होगा तो हमारे पास जे की वैल्यू तब्दील हो जाएगी। अब जे की वैल्यू क्या होगी, आई प्लस एल। आई क्या है हमारे पास, टू प्लस एल। एल हमारे पास वन ही है अभी, तो टू के अंदर हम प्लस वन करेंगे।
जैसे हम 1 करेंगे, 2 + 1 3, 3 में के अंदर हम -1 करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। यानी इट मीन जे भी हमारे पास 2 हुआ, आई भी हमारे पास 2 हुआ। अब इसी तरह जब हम वेट का टेबल में वैल्यू इंसर्ट करते हैं, वो कैसे इंसर्ट करेंगे? अब डब्ल्यू आई हमारे पास क्या है, 2 है, जे -1, इसका मतलब 2 1। वेट सम की लोकेशन पे 2 रो और फर्स्ट कॉलम पे आपने उसकी वैल्यू लेनी है। ओके डैड, वो हमने 2 और 1, 0.100 हमने ऑलरेडी वो फाइंड कर चुके हैं वो वैल्यू। ओके, वो उस वैल्यू को करना क्या है, उसको प्लस करना है किसके साथ, पीजे के साथ। पीजे हमारे पास क्या है, पीजे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है, 2 क्या है, 0.1 है। और क्यू जे 2 क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी अनसक्सेसफुल सर्च है, जो कि हमारे पास क्या है, 0.05, 0.05, 0.0, 0.1, ये 2 एंड 2 1। और ये वाली वैल्यू को हमने 0.100 को, 0.05 को और 0.1 को, हम तीनों को ऐड करना है और किसके अंदर स्टोर करवा देना है, वेट सम के 2 और 2 लोकेशन पे हमने वैल्यू स्टोर करवा देनी है। जैसे ही हम चलते जाएंगे डायगोनल में वैल्यूज कम होती जाएंगी। हमने पहले लूप चलाई थी जिसमें हमने ना आपको कहा था कि हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, हमने डायगोनल वैल्यूज को स्टोर किया, हमारे पास 6 वैल्यूज आ रही थी। लेकिन जब हम जैसे हम आगे अपने टेबल्स को फिल अप कर रहे हैं, तो हमारे पास डायगोनल में वैल्यूज कम हो रही हैं। यानी पहले हमने 6 वैल्यूज फिल की थी, अब हम 5 वैल्यू फिल करेंगे। इसी तरह जो हम नेक्स्ट लूप में एग्जीक्यूट होंगे, यानी एल हमारे पास इंक्रीज होगी, तो हम जो हमारी डायगोनल की वैल्यूज होंगी वो थ्री दफा स्टोर करनी पड़ेंगे, फिर हमें 2 दफा स्टोर करनी पड़ेगी, फिर हमें 1 दफा स्टोर करनी। एट द एंड हमारे पास तमाम टेबल फिलअप हो जाएंगे। अब इसके अंदर जब 2 हमारे पास था, हमारे पास डब्ल्यू के अंदर क्या स्टोर हुआ, 2 और 2 लोकेशन के हमारे पास क्या होना चाहिए, 0.250 हमारे पास स्टोर होगा। ये कैसे स्टोर हुआ, जिस तरह मैंने आपको बताया, डब्ल्यू आई जे इसकी वैल्यू को हमने स्टोर किया, 0.05 को स्टोर किया एंड 0.1 को हमने प्लस किया, देन हमारे पास आंसर आया 0.250, जो हमने यहाँ स्टोर कर दिया। ओके, अब हम आगे लूप के अंदर। अब लूप में हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल टू आई टू जे। आई हमारे पास भी 2 है, जे भी 2 है, इसका मतलब 2 से 2 तक चलेगा। अब जैसे 2 से 2 तक चलेगा, तो अब मैंने देखा कि हमारे पास ई आई R-1, यानी 2 1। अब हमारे पास ई क्या है, 2 और 1 की लोकेशन पे हमारे पास क्या है, 0 100 है। ठीक है, अब 0 100 है और 0 पॉइंट, और R+1, आर प्लस हमारे पास क्या है, 3, यानी 3 और 2 की लोकेशन पे हमारे पास क्या है, 0.50 है। अब आप ये देखें कि हमने पिछली दफा जब हमने सम किया था, तो हमने 0.05 को सम किया, यानी पहली दो वैल्यूज को सम किया था। अब पहली दो वैल्यूज को जो हमने सम किया था, उसका आंसर हमने यूज किया था। अब आगे जब अगला स्टेप करेंगे, तो जो दूसरी वैल्यू थी उसको और तीसरी वैल्यू थी उसको हम अब हमने उसको स्टोर करना है। यानी पहले हमने डायगोनल में पहली दो वैल्यू स्टोर कर दिया था। अब जब अगली दोबारा लूप चलेगी, तो हमने पहले दो वैल्यू को स्टोर कर दिया था। अब आगे क्या करना है, आगे हमने जो दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू, अब उसको प्लस करना है। अब वो कैसे करते हैं, 0.100 एंड 0.50, इसको हमने यहाँ प्लस किया, इसको प्लस किया एंड वेट 2 2। अब वेट 2 2 पे हमने देना, हमने वैल्यू क्या निकाली है, 0.250, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है एंड इसको प्लस करना है। जब हम इसको प्लस कर लेंगे, देन हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। किस लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा, 2 2 की लोकेशन पे, जिस तरह ये स्टोर होगा। अच्छा, अब हमने ये अभी स्टोर टी के अंदर स्टोर होगा फिलहाल। टी के अंदर जैसे स्टोर हुआ, तो हमने आगे देखना कि टी क्या लेस देन है ई ऑफ आई जे के साथ। अब टी के अंदर जो वैल्यू हमारे पास आई है, वो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, इसको प्रेस करने से, इसको प्लस करने से, इनको प्लस जो भी वैल्यू आई है, अब उस टी की वैल्यू को हमने जज करना है कि टी की वैल्यू ई ऑफ आई जे के क्या लेस देन है या ग्रेटर देन है। ई ऑफ आई जे की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी थी, तो जाहिर सी बात है टी हमारे पास लेस देन होगा, तो टी लेस देन होगा तो हम कहेंगे जी ठीक है जी, ई और टू की लोकेशन पे आप क्या स्टोर करवा दो, 0.250 स्टोर करवा दो। और रूट तो हमारे पास क्या होगा, R2 है, तो हमारे पास रूट भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जिस तरह आगे देख रहे हैं। तो जिस तरह आप आगे चलते जाएंगे, ये लूप ऐसे एग्जीक्यूट होती जाएगी।
रूट हमारे पास 3 आता रहेगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा। इस तरह डायगोनल में वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरह आप नेक्स्ट डायगोनल की वैल्यू फिल अप होंगी। नेक्स्ट हम एक्सपेक्टेड कॉस्ट फाइंड करेंगे, फिर वेट सम फाइंड करेंगे, फिर चूज एंड रूट फाइंड करेंगे। इसी तरह जैसे जैसे हम अपने लूप को एग्जीक्यूट करते जाएंगे, हमारे पास डायगोनल की वैल्यूज कम होती जाएंगी। एट द एंड हमारे पास तमाम जो टेबल है फिलअप हो जाएगा। अब जैसे जिस तरह आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले एल्गोरिदम में यानी पहली लूप में आपको करके दिखाया, इसी तरह सारे स्टेप ऐसे ही होंगे। जैसे जैसे स्टेप पूरे होगा, जिस तरह आपको मैं शो करवा रहा हूँ कि पहले हमारे पास एक्सपेक्टेड कॉस्ट फिल होगी, फिर हमारे पास वेट सम फिल होगा, फिर हमारे पास रूट फिल होगा। अब जो हमारे पास वेट आएगा, क्या हम उसको जज करेंगे कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट आई है क्या वो लेस देन है टी से। अब वो टी क्या होता था, जो हमने पहले वैल्यू स्टोर करवाई थी। अब हमने हमेशा मिनिमम वैल्यू स्टोर करनी है। ये ना हो कि हमें जो नेक्स्ट कॉस्ट आई अगर वो ज्यादा हो तो हमने वो स्टोर नहीं करनी, हमने वो वाली स्टोर करनी जो हमेशा उससे लेस देन हो। अब अब रूट चूज एंड रूट, अब हम जैसे रूट हमारे पास आएगा, जैसे हमारे पास आर की वैल्यू जो जो आती जाएगी हम उसको आर आई ऑफ रूट आई ऑफ जे की लोकेशन पर स्टोर करते जाएंगे। एट द एंड हमारे पास, जी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे पास इस तरह फिल हो जाएगा पूरा टेबल। अब अब मेन पॉइंट ये है कि हमने अपने एल्गोरिदम्स को देख के हमने अपना टेबल फिल अप कर लिए। अब क्वेश्चन ये है कि इसका ट्री कैसे बनाना है। ओके, अब ट्री बनाने के लिए हमारे पास इसका ट्री कैसे बना। अब ये देखें, हमारे पास जो कॉस्ट थी, जो हमने कॉस्ट फाइंड करनी थी वो किसकी थी, हमारे पास 5 प्रोबेबिलिटीज थी 1 से लेकर 5 तक, और डमी की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 6 थी। तो हमारे पास असल में कॉस्ट कितनी थी, 1 से लेकर 5 तक। अब 1 से लेकर 5 तक आपने देखना है, 1 से रूट के टेबल में आपने 1 रो लेनी है और 5 कॉलम लेना है। उसमें देखना है कि क्या चीज आ रही है, 2 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो पहला रूट बनेगा वो K2 बनेगा, वो K2 बनेगा। जिस तरह आप ये देख सकते हैं मैंने K2 लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब K2, अब K2, अब इसके लेफ्ट पे कौन सा होगा, इसके चाइल्ड पे कौन सा होगा। अब ये 2 है, ये कहां से चल रहा है, 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक चल रहा है। अब 1 से लेकर जब आप 5 तक चलाएंगे, हमने देखा कि K2 आ रहा है। अब लेफ्ट पे क्या होगा, लेफ्ट पे क्या होगा, 1 से 1 तक होगा, जाहिर सी बात है K2 तो चल चुका। अब लेफ्ट, K2 के लेफ्ट पे तो 1 1 होगा, और K2 के राइट पे क्या होगा, 2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसका मतलब 3 से 5 होगा। हमारे पास कोस्ट जो भी आएगा वो हम देखते हैं बाद में। हम K1 हमारे पास क्या आएगा, 1 से 1, एंड K2 के राइट पे क्या होगा, 3 से 5 होगा। ओके देन, अच्छा, अब हमने 1 1 देखा कि लेफ्ट पे क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, राइट पे क्या आ जाएगा, 3 5 आ जाएगा। थ्री थ्री रूट क्या आ जाएगा, रूट 3 5 होगा, यानी 3, जितना हमने आई हमारे पास क्या होगा, 3 होगा, रू जे हमारे पास क्या होगा, 5 होगा। अब हमने लेफ्ट पे देखते हैं, आई आई हमारे पास क्या है, 1 1। अब 1 1 की रूट के टेबल में देखें, 1 और 1 की लोकेशन पे हमारे पास क्या है, 1। इसका मतलब K2 के लेफ्ट पे हमारे पास क्या है, K1। ओके, लेट्स सी, देखें आप, K2 के लेफ्ट पे क्या हुआ, K1 हुआ। अब अब मैंने कहा था कि K2 के राइट पे क्या है, 3 से 5 है, 3 से 5। अब 3 से 5, अब 3 से 5 की लोकेशन पे हमने देखना है, रूट में 3 रो और 5 कॉलम की लोकेशन में हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा आ रहा है, 3 और 5 की लोकेशन पे हमारे पास 5 आ रहा है। इसका मतलब K2 के राइट पे हमारे पास क्या आएगा, K5 आएगा। लेट्स सी, देखें, K2 के राइट पे क्या आया, K5 आया। अब अब K2 के 5 अब K5 के हमारे पास लेफ्ट में क्या आएगा, और K5 के हमारे पास राइट में क्या आएगा। अब K5 से अब आप आगे जाते हैं। अब जैसे ही आप आगे जाते हैं तो आपके पास क्या आएगा, K5 से राइट पे 5 आएगा, 5 से सॉरी 6 से 6 आएगा, लेकिन 6 तो हमारे पास कीज ही नहीं है, तो इसका मतलब राइट पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब ये 3 से 5 था, रूट क्या था, जो हमने K5 निकाला वो क्या था, 3 से 5 था। अब इसके लेफ्ट पे क्या होगा, इसके लेफ्ट पे 4, इसके लेफ्ट पे क्या होगा, वो 3 से 5 था, 3 से 5 था, ये क्या होगा, 3 से 4 होगा।
अब लेफ्ट पे आ रहे हैं, हम तो कम कर रहे हैं। तो 3 से 5 था, 3 से 4। अब इसके लेफ्ट पे देखें, 3 4 की लोकेशन पे क्या है हमारे पास? 3 4 की लोकेशन में हमारे पास क्या है? 4 है। अब 3 4 की लोकेशन में 4, इसका मतलब K4। अब K4, अब 3 4 के राइट पे क्या होगा? 3 4 के राइट पे क्या होगा? 3 4 के लेफ्ट पे क्या होगा? 3 4 के राइट पे क्या होगा? 4 5। अब 4 तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब राइट पे तो कुछ नहीं आएगा। अब लेफ्ट पे क्या आएगा? 3 4 है, तो इसका मतलब 3 3 आ सकता है लेफ्ट पे। अब 3 3 की लोकेशन पे देखते हैं, रूट में 3, रो और कॉलम 3 में हमारे पास क्या आएगा? 3। इसका मतलब हमारे पास K4 के लेफ्ट पे क्या आएगा? K3 आएगा। इसी तरह हमारा ये ट्री बिल्ड होगा, जो कि हमें ऑप्टिमल वैल्यू देगा हमारे भी उस ट्री में। ये ऐसा ट्री है जिसे हम, ये मिनिमम सर्च कॉस्ट इसकी फाइंड फाइंड कर सकते हैं इसकी। आगे चलें। अब इसको मैं आप फुल इलस्ट्रेशन आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जो हमने इसकी की है, अपने इसकी की है। लेट्स सी। अब आप देख सकते हैं इसकी वैल्यूज कैसे चेंज हो रही हैं। इस तरह आपने देखा इसकी इलस्ट्रेशन हुई, इसका की बना। इस तरह ही हमने सारी इसकी इलस्ट्रेशन, हमने इसको ड्राई रन किया। नेक्स्ट। अब इसका हमने फ्लो चार्ट देखना, जिस तरह हमने हमने स्टार्ट लिया, इनपुट कीज ली, सॉर्ट कीज किया। उनको सबसे पहले हमने सॉर्टेड कीज होंगी हमारे पास, हमने फिर इनिशियलाइज किया, हमने ई और डब्ल्यू रूट को, जिस तरह हमने पहले डायनेमिक वैल्यूज ली। फिर हमारे पास लेंथ आएगी फ्रॉम 1 to n, जिसके हम मुताबिक हम अपना की सर्च करेंगे, लेंथ मुताबिक अपनी कोस्ट सर्च करेंगे। अब कोस्ट फाइंड करेंगे, सॉरी कोस्ट फाइंड के मुताबिक हम अपने जो मिनिमम कॉस्ट होगी रिकर्सन के जरिए, जो मिनिमम कॉस्ट होगी वही हमारे पास ऑप्टिमल हमारा सोल्यूशन होगी। तो आपके पास ये क्या है, आ गया हमारे पास इसका फ्लो चार्ट आ गया। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में he optimal based algorithm use dynamic problem to compute the optimal binary set key observation. The algorithm fill DP tables in bottom of order. It consists all possible subtrees length for each subproblem. All possible routes are tested. This result in three nested loops, leading to cubic time complexity. अब ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास, बट हमारे पास जो जो हमारे पास क्या नाम है, एल्गोरिदम है। अब उसके अंदर हमने एक सब ट्री, एक हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने से मुराद ये है कि जो उसके जो सब ट्रीज हैं वो भी ऑप्टिमल होंगे। ये नहीं है कि हमने एक रूट फाइंड कर लिया उस ऑप्टिमल था, अब उसके जो आगे हम सब ट्री लेंगे वो ऑप्टिमल नहीं होंगे, नहीं। क्योंकि हम क्या वैल्यू फाइंड कर रहे हैं? रिकर्सिवली फाइंड कर रहे हैं, यानी हम रिकर्सिवली फाइंड कर रहे हैं, उसका आंसर बड़े में यूज कर रहे हैं, उससे बड़े में यूज कर रहे हैं। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? हमारे एल्गोरिथम में आउटर जो लूप थी वो फ्रॉम L1 to N चल रही थी, यानी N टाइम चल रही थी, रिप्रेजेंट टू सब ट्री लेंथ। मिडल लूप हमारे पास कहाँ तक चल रही थी? स्टार्ट 1 से, फ्रॉम 1 i to n - l+1, रन एट मोस्ट n टाइम्स, डिफाइन द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ सब ट्री। इनर लूप हमारे पास कहाँ तक चल रही थी? फॉर i1 to j, runs at most n time, try every possible route of tree, सो दैट कंबाइनिंग ऑल लूप्स। जैसे हमारे पास एन टाइम चल रही थी, सेकंड भी एन टाइम चल रही थी, एंड देन थर्ड लूप भी हमारे पास कितनी देर चल रही थी? एन टाइम चल रही थी। तो हमारे पास ये थी इन डिपेंडेंट लूप्स नहीं थी ये, सॉरी इंडिपेंडेंट लूप्स नहीं थी, ये डिपेंडेंट लूप्स थे। यानी एक लूप थी, उससे सेकंड लूप थी उस पर डिपेंडेंट थी, फिर तीसरी लूप दूसरी वाली पर डिपेंडेंट थी।
इसलिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग ऑफ एन की पावर 3 होगी। टाइम फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन की पावर 3। दिस इज सिमिलर टू द मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। अब टोटल स्पेस हमारे पास क्या होगी, टोटल स्पेस में हमारे पास बिग ऑफ एन स्क्वायर प्लस बिग ऑफ एन स्क्वायर एंड बिग ऑफ एन स्क्वायर। एडिशनल स्पेस रिकर्सिव ट्री कंस्ट्रक्शन यूज बिग ऑफ एन स्टैक स्पेस डज नॉट चेंज एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी। अब आपने जिस तरह हमने ट्री फाइंड किया, हमने कहा कि जो ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री होगी उसके लेफ्ट पे हमेशा उससे जो उसकी जो लेफ्ट वैल्यू होगी हमेशा उससे कम होगी, उससे जो राइट पे होगी हमेशा उससे बड़ी होगी। दिस allow restricting the root search key range, reducing inner loop size, optimize complexity. So time complexity हमारे पास big O of n and space complexity हमारे पास big O of n square। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही थी, बिग ऑफ एन की पावर 3, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास बिग ऑफ एन स्क्वायर। अब ऑप्टिमाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी। अब पहले जब हम सर्च कर रहे थे अपने एल्गोरिथम को, जैसे हम सर्च करते थे या एल्गोरिथम किसी वैल्यू को सर्च कर रहे थे, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी बिग ऑफ एन की पावर 3 आ रही थी। लेकिन जैसे हमने इसे ऑप्टिमाइज किया यानी ऑप्टिमल किया, तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी आई बिग ऑफ एन स्क्वायर आई। एल्गोरिथम टाइप हमारे पास कौन सी है, डायनामिक प्रोग्रामिंग है। ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री मिनिमाइज एक्सपेक्टेड सर्च कॉस्ट यूजिंग की एसेस probabilities. Dynamic programming is used due to optimal structure. The optimal binary search tree algorithm builds an efficient tree using DP tables. Time complexity of big of n to the power 3, space complexity of big of n square. Optimal binary search is useful in dictionaries, databases, and search systems.